नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 को हम पढ़ रहे थे। चैप्टर 6 पे पहुंच चुके हैं और चैप्टर 6 का ये लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। 4 पार्ट में हम इस चैप्टर को काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें ख़त्म कर देंगे। पीपीटी नोट्स बनाते हैं, इंग्लिश में मैं बनाती हूँ, हिंदी में मैं एक्सप्लेन करती हूँ और इसका पीडीएफ जिन्हें चाहिए है, ये नोट्स का पीडीएफ, वो इस पार्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मैं दे दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 ऑर्डर्स इस चैप्टर का नाम था, चैप्टर 6 हिस्ट्री का, उसकी ये सारी की सारी स्लाइड्स हम पहले 4 पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सीधा लास्ट पार्ट पे पहुंचते हैं। फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, अब देखो ये चैप्टर का नाम तो है द 3 ऑर्डर्स, तो ये फोर्थ ऑर्डर की जो बात हो रही वो कौन सा आ गया था। नोबल्स थे, क्लर्जी क्लास थी, और उसके बाद नाइट्स थे और पीजेंट्स थे। तो ये नाइट्स और पीजेंट्स के अलावा इन्हीं में से उभर कर एक फोर्थ ऑर्डर आया था। वो क्यों आया था, किस वजह से आया था, उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। द एडवेंट ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी रिजल्टेड इन ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर which is was accompanied by progress in 3 related areas: population, trade and towns. अब फोर्थ जो पार्ट था इस चैप्टर का, उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे एग्रीकल्चरल ग्रोथ बढ़ा, एनवायरनमेंट चेंज हुआ 11th सेंचुरी के बाद से, और उसके बाद इकोनॉमिक एक्सपेंशन कैसे कैसे शुरू हो गया था। तो पॉपुलेशन जो यूरोप का था वो 1000 सीई में 42 मिलियन था, 1200 में 62 मिलियन हो गया, 1300 में 73 मिलियन हो गया। अब ये जो इकोनॉमिक्स एक्सपेंशन हुआ था, ग्रोथ, एग्रीकल्चर में ग्रोथ की वजह से, टेक्नोलॉजीज नई आई थी उनकी वजह से, तो 3 चीजें बढ़ी। एक तो पॉपुलेशन बढ़ा यूरोप में, ट्रेड बढ़ा और नए टाउन्स बनने शुरू हो गए थे। वो टाउन्स, ये जो फोर्थ ऑर्डर एक मिडिल क्लास जो उभरा था उनकी वजह से बनने शुरू हुए थे। ड्यू टू बेटर फूड द लाइफ स्पान इंक्रीज, अच्छा खाना उन्हें मिल रहा था, जैसे हमने फोर्थ पार्ट में देखा था। तो अच्छे खाने की वजह से उनकी उम्र भी बढ़ने अच्छी चल रही थी, हेल्थ अच्छी थी, तो लोगों को 10 साल ज्यादा जीते थे वो, जिनका जो उनका पहले एवरेज उनका जो लाइफ स्पान था वो 10 साल बढ़ गया था। ग्रोथ पॉपुलेशन हुआ तो टाउन्स भी बढ़ने लग गए, डेवलपमेंट हुआ टाउन्स का, नए टाउन बनने शुरू हुए। तो ये देखिए, किंग, नोबल, नाइट्स और वेसल्स के पीछे मर्चेंट्स, फार्मर्स और क्राफ्ट्समैन, ये जो उभरने शुरू हुए थे, इन्होंने ये फोर्थ ऑर्डर या मिडिल क्लास बनाना शुरू किया था। बाकी चीजें अभी भी थी लेकिन ये बनने शुरू हुए थे। तो ये जो टाउन्स बने थे इनकी वजह से वो इस तरीके के थे। फ्रेंच कैथेड्रल टाउन, 17th सेंचुरी मैप, ये 17th सेंचुरी का फ्रेंच का एक टाउन का मैप है। ये बिल्डिंग्स और घर वगैरह सब देख रहे हैं इसमें, और ये जो बाहरी शहर है इसको पूरे किलेबंद किया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। Peasants needed a place to sell their surplus produce and buy tools and cloth. अब देखो, एग्रीकल्चर बढ़ा, उनका प्रोडक्शन बढ़ा, तो उनके पास एक्स्ट्रा था, उनको पैसे के बदले सब बेच रहे थे। तो ये चीजें कहाँ बेचेंगे, वो घर घर जाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। उन्होंने एक सेंटर प्लेस बनाना शुरू हुआ, मार्केट बनने शुरू हुए, जहां पर सबके सब अपना सरप्लस जो उनके पास होता था, एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन होता था, वो बेच सके पैसे के बदले। मनी भी शुरू हो गया था। तो पीजेंट्स को ऐसी जो जगह चाहिए थी जहां पर वो अपने टूल्स खरीद सकते थे, क्लॉथ खरीद सकते थे और अपना चीजें बेच सकते थे, उसके लिए ये टाउन बनने शुरू हुए थे। तो ये जो टाउन होते थे इसमें बीच बीच में मेले वगैरह भी लगते रहते थे, जिनकी वजह से लोग ज्यादा इकट्ठे हों और चीजों का आदान प्रदान और भी ज्यादा शुरू हो जाए। ये छोटी छोटी टाउनशिप्स जो होती थी, छोटे छोटे शहर, इनमें बनने शुरू हुए थे। और ये जो टाउन थे ये कहाँ बनने शुरू हुए थे, बड़े बड़े जो जो बहुत बड़े चर्च होते थे, जो बाद में डेवलप हुए थे 11th सेंचुरी के बाद से, जिन्हें कैथेड्रल कहते थे, उनके आसपास ये टाउन बनने शुरू हुए थे। टाउनशिप्स ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू टाउन विद फीचर्स लाइक टाउन स्क्वायर। इसमें फिर इन शहरों में क्या क्या और एक्स्ट्रा चीजें बनती थी इन टाउन्स में। एक टाउन स्क्वायर होता था, एक तरीके से जो शॉप्स वगैरह बहुत ज्यादा होती है, जहां पर चौराहा जो पूरे शहर का होता है। चर्च होती थी, स्ट्रीट्स वेयर मर्चेंट्स बिल्ड शॉप्स, ऐसी स्ट्रीट्स जहां पर शॉप बनाते थे मर्चेंट्स अपनी, जैसे कि बाजार होता है।
एंड होम्स एंड ऑफिसेज वेयर एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ सिटी कुड मीट। और ये जो नए एडमिनिस्ट्रेटर्स उभर कर आए थे, ये यहाँ पर ऐसे ऑफिस वगैरह जहाँ पर ये सब लोग आपस में मिल सकते थे। टाउन्स डेवलप्ड अलोंग लार्ज कैसल्स, बिशप एस्टेट्स एंड लार्ज चर्चेस। ये जो बड़े कैसल और चर्च होते थे उनके आसपास ये बनने शुरू हो गए थे। इंस्टेड ऑफ सर्विस पीपल पे टैक्सेस टू लॉर्ड्स। ये भी हमने पहले देखा था कि अपनी सर्विस देने के बजाय टैक्स, और वो भी मनी के फॉर्म में, लॉर्ड्स को देना। ये जो पीजेंट्स होते थे इन्होंने ऐसा शुरू कर दिया था। तो जिस ऑनर की लैंड पर वो फ्री पीजेंट्स ये रहते थे, इन्होंने अपने उस मालिक को मनी के तरीके से अपना टैक्स पे करना शुरू किया। टाउन्स ऑफर्ड प्रोस्पेक्ट ऑफ पेड वर्क एंड फ्रीडम फॉर यंग पीपल ऑफ पीजेंट्री। अब इनका जो काम होता था, जैसे हमने उसमें देखा था ना, मिल वगैरह डेवलप की, उन पे काम करने के लिए लोग चाहिए थे, छोटी छोटी ये चीजें बढ़ने लगी, तो पेड वर्क भी बढ़ने लगा। लॉर्ड्स जो होते थे वहां पर उनके लिए काम करेंगे उनकी मील पे, तो उनको लेबर चाहिए होते थे। वो जो सर्फ्स और ये सब थे वो हटने लगे, धीरे धीरे पेड वर्क का काम शुरू होने लगा है कि उन्होंने काम किया इनके लिए और उनको पैसे उसके बदले मिले। टाउन एयर मेक्स फ्री, ये एक कहावत बन गई थी मेडिवल यूरोप में कि जो शहर की हवा है वो तुमको फ्री कर देती है। जो सर्व्स और स्लेव्स या फिर अनफ्री पीजेंट्स थे, वो उनके लिए होती थी कि तुमको मुक्त कर देगी शहर की हवा। मैनी सर्व्स एस्केप्ड। अब जो अनफ्री पीजेंट्स थे उन्होंने तो ये ट्रेडिंग वगैरह और मर्चेंटशिप वगैरह करनी शुरू कर दी थी, अपना कमाना। लेकिन जो अनफ्री थे, सर्व्स थे, उनको भी चाहिए था कि हमको भी फ्री होना। तो क्या करते थे, अपने आप को अगर वो 1 साल तक भाग जाते थे, छुप जाते थे, और ये होता था कि अगर वो 1 साल अपना निकाल देते हैं बिना अपने लॉर्ड के द्वारा डिस्कवर किए, वो उनको ढूंढ ना पाए, तो वो अनफ्री हो जाते थे उसके बाद से, मतलब दासत्व से मुक्त उन हो जाता है। तो अब ये जो शॉपकीपर्स और मर्चेंट्स थे, इनको भी ये जो मिडिल क्लास मर्चेंट्स वगैरह उभरे थे, इनको भी इसी तरीके के लेबर की जरूरत होती थी ज्यादा काम करने के लिए। तो ये जो अनफ्री पीजेंट्स थे जो फ्री हो गए थे बाद में, उनको तरीके से अपना काम उनको देने लग गए थे। और फिर ये सब चीजें हुई तो लॉयर्स और बैंकर्स भी, क्योंकि ट्रेड वगैरह हो रहा है, तो ये चीजें मैनेज कैसे होंगी, इलीगल अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए लॉयर्स चाहिए, अपना जो मनी है उनको सेव करने के लिए बैंकर्स चाहिए। ये सारी मिडिल क्लास और भी अलग अलग तरीके की क्लास उभर कर आने लग गई थी। द बिगर टाउन्स हैड पॉपुलेशन 30,000। ज्यादातर जो बड़े बड़े टाउन थी उनकी पॉपुलेशन 30,000 तक पहुंच गई थी। और एक नई चीज जो बनी थी वो गिल्ड्स थे। ये जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे, ये इन्होंने इकट्ठा होकर गिल्ड्स बनाने शुरू कर दिए थे कि अकेला जो इंसान जो करेगा और जो मिलकर करेंगे उससे ज्यादा प्रोडक्शन होगा और ज्यादा कमाई होगी। ये जो गिल्ड्स होते थे, और ये क्राफ्ट इंडस्ट्री आपस में ऑर्गेनाइज होकर गिल्ड बन जाते थे, अलग अलग लोग एक साथ। इनके लिए एक हॉल भी होता था अलग से, जहां पर ये अपनी क्वालिटी, प्राइस और सेल्स या उन सब चीजों को मैनेज करते थे इनमें। गिल्ड हॉल जो होता था वो पार्ट ऑफ एवरी टाउन एंड हेड ऑफ ऑल गिल्ड्स मिल्ड। एक ऐसा गिल्ड हॉल होता था जहां पर उस शहर के जितने भी मर्चेंट्स थे या फिर ये ट्रेडर्स थे, सारे के सारे गिल्ड्स के जो मेंबर होते थे वो सारे मिलते थे और ये सारी चीजें डिस्कस करते थे कि क्या प्राइस होगा, क्या क्वालिटी होगी, कहाँ बेचा जाएगा, वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो जो अभी तक पीजेंट्स और ये सब काम क्या करते थे, खाली खेती बाड़ी करने में पूरा उनका जिंदगी निकल गया था, अब उनके पास अपना कुछ कमाने के लिए सारे लोग इकट्ठे होने हो गए थे। पहले वे अलग अलग होते थे, अलग अलग लॉर्ड, अलग अलग घर है, सब अलग अलग रह रहे हैं, अब वो यूनाइट भी होने लग गए थे एक साथ एक जगह पर। ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल्सो द टाउन मर्चेंट्स बिकेम वेल्दी एंड पावरफुल एंड कम्पीटेड विद द पावर ऑफ द नोबिलिटी। अब ये जो ट्रेड और कॉमर्स का एक्सपांशन हुआ था, इसकी वजह से, जैसा होता है ना, कोई बिजनेस करता है अच्छा चलता है तो वेल्दी हो जाता है, वैसे ही इनके लिए भी दूर दूर तक इनका ट्रेड फैलने लग गया था, बाहर तक जाकर। तो ये जो मर्चेंट्स थे वो इतने वेल्दी और पावरफुल हो गए थे कि ये नोबिलिटी जो क्लास था उनके साथ कॉम्पीट करने लग गए थे। पहले पैसा और जो लैंड होती थी वो नोबिलिटी के पास थी, अब इनके पास अपना अलग से पैसा होना शुरू हो गया था, जो किंग भी बाद में लेता था, तो इनका भी पावर पॉलिटिकली भी बढ़ने लग गया था। और इनके लिए क्या होता था, इनके जो टाउन अलग से जो जो टाउन बसे थे जहां पर ये पूरी की पूरी क्लास रहती थी, उनका इतना दबदबा था कि उनके लिए जो टाउन वॉल्स थी वो
गार्ड अलग से उनकी रक्षा करते थे। ये जब कभी भी इकट्ठे होते थे तो म्यूजिशियंस को बुलाते थे अपनी फीस्ट पे, वो प्ले करते थे। जैसे मतलब जो एंजॉयमेंट नोबल क्लास कर रहा था, प्रिविलेजेस उसको मिल रहे थे, अपनी जिंदगी ऐशो आराम से बिता रहा था, वो अब ये मिडिल क्लास या फिर ये मर्चेंट क्लास जो भी उभर कर आई थी, ये भी उसी तरीके से अपना जीवन जीना शुरू कर दिया था इन लोगों ने भी। By the 11th century, new trade routes with West Asia were developed. ये देखिए टाउन होल्डिंग फेयर्स, यहाँ पर ये इटली है, ये फ्रांस है, ये इंग्लैंड है। तो ये जो ट्रेड रूट्स हैं ये बनने शुरू हो गए थे। ये देखिए मेडिटेरेनियन सी इधर है, तो ये नए ट्रेड रूट्स इन लोगों ने निकाले थे। और ये ऐसे शहर जहाँ पर टाउन ऐसे टाउन जहाँ पर रेगुलरली फेयर लगते रहते थे, जिनसे इनकी कमाई ज्यादा होती थी। मेजर कमर्शियल सेंटर्स ये बिल्डअप जो हो रहे हैं फ्रांस इटली में, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग का बहुत ज्यादा इतना नहीं है। फ्रांस में 12th सेंचुरी तक कॉमर्स और क्राफ्ट बढ़ गया था। इंग्लिश ट्रेडर्स थे वो टिन सेल करते थे, और स्कैंडिनेवियन मर्चेंट्स थे वो एक्सचेंज फॉर वगैरह करते थे, ठीक है। कैथेड्रल टाउन्स की बात करें तो ये जो कैथेड्रल्स थे जिसके आसपास ये टाउन बने थे, वो थे क्या? ये बड़े चर्चेस थे। किससे बिलोंग करते थे? ये मोनेस्ट्रीज से करते थे। जो मॉन्क्स वगैरह थे जिन्होंने भ्रमण करना शुरू कर दिया था, उनमें कुछ कुछ उनके रूल्स में चेंज आने शुरू हुए थे। तो ये जो बड़े चर्चेज होते थे ये मोनेस्ट्रीज की प्रॉपर्टी एक तरीके से होते थे। अब इनके पास, इनको टैक्स तो कुछ मिलता नहीं था, पैसा थोड़ी मिलता था इन लोगों को, दान वगैरह कुछ मिल जाता था अपना जिंदगी चलाने के लिए, बाकी ये खुद अपना लेबर करते थे। तो इनको ये इतने बड़े बड़े कैथेड्रल्स कैसे डेवलप किए इन लोगों ने, कैसे कंस्ट्रक्ट किए इन लोगों ने? तो पीपल कंट्रीब्यूटेड टू देयर कंस्ट्रक्शन विद देयर ओन लेबर, मटेरियल एंड मनी। अब किसी इंसान ने लेबर दे दिया, उसके पास पैसा नहीं है तो वो काम कर देगा, इसको बनाने में हेल्प कर देगा। किसी ने मटेरियल दे दिया जो उसके जिससे चर्च बनता है, ये कैथेड्रल बनता है, और किसी ने पैसा दे दिया। तो ऐसे थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन से ये कैथेड्रल बनते थे, जो लगभग साल लेता था, काफी टाइम लेते थे ये, सेवरल इयर्स टू कंप्लीट, और स्टोन के बने होते थे। और इन कैथेड्रल के आसपास का एरिया, क्योंकि लोग यहाँ पर बनाना है, इसके आसपास रहना शुरू किया, तो ये सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज बनने शुरू हो गए कि यहाँ पर आकर अपनी दुआएं मांगते थे लोग। और ये एरिया पूरा पॉपुलेटेड होना शुरू हो गया था जहाँ पर कैथेड्रल्स बनते थे। तो देख कितने बड़े और कितने सुंदर लगते हैं ये। अब इनका जो कंस्ट्रक्शन में एक पार्ट और था, स्मॉल टाउन्स डेवलप्ड अराउंड देम। कैथेड्रल्स वर डिजाइन्ड इन अ वे दैट वॉइस ऑफ पीस कुड रीच ऑल पीपल असेंबल्ड इन द हॉल। ये इस तरीके से इतने बड़े, और इनका हॉल जो इस तरीके से डेवलप किया जाता था कि जो अंदर प्रीस्ट है वो जो अपना सरमन देगा या फिर उपदेश देगा लोगों को, वो हॉल में सभी लोगों तक पहुंच जाए, थोड़ा मतलब इको टाइप का, ठीक है। तो जो मॉन्क्स जो कभी अपने गाने के थ्रू लोगों को अपने मैसेजेस पहुंचाते थे, वो भी लोगों तक पहुंच जाती थी। और इसी तरीके की अंदर जो बैल होती थी वो लोगों को प्रेयर के लिए बुलाने के लिए होती थी कि आपका टाइम का प्रेयर का टाइम हो गया है। और दूसरे, ये जो ग्लासेस होते थे, स्टेन ग्लासेस, जिन पर ये पिक्चर्स बनी होती थी, इन पर ये इसके लिए होते थे कि दिन के टाइम पे इनमें से सूरज की रोशनी अंदर आए, और कलरफुल है, ये पेंटेड है, तो पूरे अंदर से जब सूरज से इनकी रोशनी पास होकर आएगी तो आप सोच सकते हैं कि अंदर भी कितना रेडियंट और कलरफुल वो सारी रोशनी हो जाएगी, कितना सुंदर लगेगा अंदर। और वैसे ही रात के टाइम बाहर कैंडल्स भी इस तरीके से रखी जाती थी कि इनके थ्रू पास होकर रोशनी बाहर भी जाए, और दूर से ही चर्च दिखाई दे जगमगाता हुआ सुंदर एकदम से। और इन पर जो ये पिक्चर्स होती थी, ये ऐसे ही किसी मतलब के लिए नहीं होती थी, ये बाइबल की स्टोरीज होती थी कि जो इलिटरेट पीपल है, जो बाइबल पढ़ नहीं सकते, वो इसके थ्रू बाइबल को समझ सके, उसकी स्टोरीज को ग्रास्प कर सकें। अब ये जो 11th से 13th या 14th सेंचुरी तक जो टाइम पीरियड था, बहुत अच्छा था। ट्रेड बढ़ा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, इकोनॉमिक एक्सपेंशन बढ़ा, नए ट्रेड टाउन्स बने, ठीक है, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। लेकिन 14th सेंचुरी बहुत ही बुरा समय था यूरोप के लिए। उसमें इकोनॉमिक जो एक्सपेंशन हो रहा था यूरोप का, वो बहुत मंदा पड़ गया, बहुत स्लो हो गया था। अब उसका रीजन क्या था? जैसे ही वार्म जो समर थी 11th सेंचुरी में जो आया था, वो उल्टा बढ़ गया। उससे पहले जो कोल्ड कोल्ड था, बिल्कुल ठंडा था, इसके लिए एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था उतना अच्छा। अब ये उल्टा हो गया।
13th सेंचुरी में वापस से फिर से समर आना, उसी तरीके की समर ने यूरोप के लिए एक दरवाजा खोल दिया और वापस फिर से ठंड पड़नी शुरू हो गई। तो जैसे सीजन जो बढ़ा था, एक मंथ बढ़ गया था, वो वापस फिर से कम हो गया। ठीक है। स्टॉर्म्स और दूसरे और प्रॉब्लम क्या हुई, स्टॉर्म और ओशियनिक फ्लडिंग है, जो चक्रवात वगैरह और समुद्र के और हवाएं चलती थी, उन्होंने फार्मलैंड्स को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, जहां पर खेती बाड़ी होती थी सब कुछ खत्म कर दिया उन लोगों, वो सारा का सारा। तो इसकी वजह से जो इनकम जो मिल रही थी टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट को या लॉर्ड्स को, उसमें काफी ज्यादा कटौती हो गई थी। पॉपुलेशन ग्रोथ तो था ही, अब देखो पहले भी था, इतना एग्रीकल्चर होता तो नहीं था, लेकिन लोगों का पेट तो भरता था। लेकिन अभी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई थी और एकदम से सब जो खाने का जहां से आ रहा था वो सब नष्ट हो गया था। तो इस वजह से क्या हुआ, फेमिन हो गए, मतलब अकाल पड़ने, बहुत ज्यादा अकाल उस टाइम पे यूरोप में पड़े थे। The opportunities offered by favorable climatic conditions before the 13th century had led to large-scale reclamation of the land of forests and tested for agriculture. अब जो अच्छा क्लाइमेट जब था 11th से 13th सेंचुरी तक का, उसमें क्या था कि बहुत सारा जंगल काट लिए थे लोगों ने कि ज्यादा से ज्यादा अपनी जमीन बढ़ाएं, ज्यादा प्रोडक्शन करें। तो इसकी वजह से जंगल खत्म हो गए थे और इंटेंसिव प्लफिंग, बहुत ज्यादा कंजप्शन सॉइल का इतना ज्यादा कर लिया कि सॉइल को कंजर्वेशन के लिए टाइम नहीं दिया। तो इसकी वजह से भी सारा का सारा सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी खत्म हो गए थे। शॉर्टेज ऑफ पेस्चर लैंड, ये सारे के सारे जंगल तो खत्म कर दिए थे, तो और उसकी वजह से जो उनके कैटल थे उनके लिए चरागा करने के लिए, उन लोगों को चरने के लिए भूमि नहीं बची, तो कैटल के लिए भी उनको खाना नहीं मिला और कैटल्स की भी शॉर्टेज होनी शुरू हो गई थी। अगर भूमि से नहीं मिलता है तो कैटल से दूध वगैरह ऊन मिलता जो था वो भी कम पड़ गया था। तो 1315 1317 में बहुत ज्यादा फैमिन हुआ यूरोप में, बहुत लोग मरे, और 1320 में मैसिव कैटल डेथ, बहुत ज्यादा उनके कैटल्स खत्म हो गए थे। अब ट्रेड पे क्या असर पड़ा इन सब चीजों का, ट्रेड वाज हिट बाय सेवरेज शॉर्टेज ऑफ मेटल मनी। जो भी था उनका उसको पैसे के बदले बेचते थे, तो पैसा भी अब नहीं रहा था। क्यों, ऑस्ट्रिया और सर्बिया में जो सिल्वर माइंस थी वो सारी की सारी कम पड़ गई थी, मतलब इतना ज्यादा उसमें से ले चुके थे, अब वो शॉर्टफॉल होना शुरू हो गया था उसमें। फिर एक ये तो था ही, ऊपर से और मतलब जब कहते हैं ना कि मुसीबत आती है तो आती ही इतनी चली जाती है, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेती हैं। ब्लैक डेथ उस टाइम पे 1347 और 1350 में, मतलब जो चूहे से जो शिप ट्रेड के लिए जाते थे एशिया वगैरह में सब जगह, उनमें से चूहे आए और उनके साथ वो अपना प्लेग इन्फेक्शन लेकर आए, जिसकी वजह से यूरोप में प्लेग फैल गया और ब्लैक डेथ उसको कहा जाता है, कि बहुत ज्यादा लोग मरे थे। मतलब ऑलमोस्ट 20% जो यूरोप था वो खत्म हो गया था, पॉपुलेशन जो उनकी थी। और ज्यादातर कुछ जो बड़े शहर थे वहां पर तो ऐसा था कि 40 से 50% पॉपुलेशन ही खत्म हुई थी, मतलब आधा का आधा शहर ही खत्म हो गया, जो बड़े बड़े शहर थे। क्यों, ज्यादा शहर इन्फेक्शन, जहां पर लोग ज्यादा होते हैं वहां पे इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है। एज ट्रेड सेंटर सिटीज वर द हार्डेस्ट हिट अदर रिलेटिव माइनर एपिसोड्स ऑफ प्लेग, मतलब बाद में भी कुछ 1360s और 70s में भी वापस इन्फेक्शन ही आया। जो यूरोप की पॉपुलेशन थी देखिए 1300 में 73 मिलियन थी, और अगले सिर्फ 100 सालों में ही ये 45 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट हाफ तक पहुंच गई थी 1400 में। ये एक एनसीईआरटी में एक ब्लॉग है, गियोवेनी बेकोशियो, इटालियन ऑथर है, उन्होंने लिखा है कि जो ब्लैक डेथ थी, प्लेग था, उसके बारे में लिखा कि कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था उस टाइम पे, बहुत सारे आदमी और खूबसूरत औरतें सब कुछ खत्म हो गया था। ठीक है। ये this catastrophe combined with the economic crisis caused immense social disorder. Serious imbalance were created between agriculture and manufacture. Prices of agriculture goods dropped as there were fewer people to buy. अब देखो जब कमी होती है किसी चीज की, खाने पीने की चीजें की, उनके दाम बढ़ने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कम हो गए थे एग्रीकल्चर गुड्स के प्राइस। क्यों, क्योंकि लोगों के पास खरीदने के लिए था ही नहीं, वो किस चीज से कैसे खरीदते, और ऊपर से पॉपुलेशन भी खत्म हो गया था, तो खरीदने के लिए लोग ही नहीं थे, तो प्राइसेस और भी ज्यादा उनके डाउन चले गए। वेज रेट इज इंक्रीज्ड, जो वेज के रेट्स थे, मतलब जो लेबर के बदले पैसा मिलता था वो बढ़ गए थे, क्योंकि लोगों को पैसा चाहिए था अपना सामान खरीदने के लिए। तो जो लेबर प्राइस था वो इन लेबर्स ने, जो बचे हुए सर्वाइविंग लेबर थे, उन्होंने अपना वेज लेबर का जो प्राइस था वो लगभग डबल कर दिया था।
अब ये सारी कंडीशंस हुई, ठीक है। इसकी वजह से पॉलिटिकल डिफरेंस क्या क्या आया था, द इनकम ऑफ लॉर्ड्स वर डिक्लाइनिंग। अब उनकी इनकम जो थी, पैसे के बदले उनको एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का वो हो गया था, कम हो गया था प्राइस, और दूसरा लेबर जो लोग थे उन लोगों ने अपना वेज बढ़ा दिया था। तो जो इनकम और लॉर्ड्स की थी, जो ये लॉर्ड्स थे इनकी इनकम तो कम हो गई थी, और ऊपर से उनको प्राइस जो देना पड़ रहा था लेबरर्स को वो ज्यादा देना पड़ रहा था, तो इनकी वजह से उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी। In desperation, they tried to give up the money contracts and revive labor services. अब जो 11th सेंचुरी से पहले बाद में उन्होंने ये मनी कॉन्ट्रैक्ट शुरू किए थे कि सर्विस के बदले तुमको पैसा मिलेगा, इसको छोड़ के पैसा वो दे नहीं पा रहे थे, इनकम आ नहीं रही थी, तो उन्होंने वही वापस से जो लेबर सर्विस फ्यूडलिज्म वाला सिस्टम था वही रिवाइव करने की कोशिश की कि तुमको कुछ नहीं मिलेगा, मैं तुमको जमीन दे रहा हूं तो मेरे यहाँ पर काम करो, वापस वो चीजें शुरू की। लेकिन पीजेंट्स जो अब फ्री हुए थे, इतनी पहले जो बहुत बुरी हालत थी उससे वो अच्छे उभरे थे, वो वापस उस सिचुएशन में नहीं जाएंगे। तो इस वजह से पीजेंट्स ने रिवॉल्ट करना शुरू किया 1323 फ्रांस में, 1358 में इंग्लैंड में, 1381 में। ये बहुत बड़े रिवॉल्ट्स हुए थे। ऑल्दो द रिवॉल्ट्स वर क्रश्ड, क्रश तो उनको कर दिया था बहुत ही ब्रूटल इंटेंसिटी के साथ, लेकिन पीजेंट्स ने ये कर लिया था सिक्योर कि हम वापस उन्हीं चीजों को, फ्यूडल ऑर्डर को वापस रीइंस्टॉल नहीं होने देंगे, और जो फ्यूडल प्रिविलेजेस उनको लॉर्ड्स को मिल रहे थे उनको हम वापस वो चीजें लेने नहीं देंगे, ठीक है। ये सारे का सारा सिस्टम इन लोगों ने इतना सारा रिवोल्ट होने के बाद भी, क्रश होने के बाद भी उस फ्यूडलिज्म को वापस से उभरने नहीं दिया, वापस आने नहीं दिया। पॉलिटिकल चेंजेस बिटवीन 15th एंड 16th सेंचुरी। अब जो 14th सेंचुरी में बहुत ज्यादा क्राइसिस हुए थे, 15-16 में पॉलिटिकल चेंजेस क्या हुए। राजा को, जो जितने भी ये किंग थे उनको तो था ही कि भाई अब सोसाइटी में इतना ज्यादा प्रॉब्लम तो चल ही रहा है, इसका फायदा राजा भी उठा लेंगे। उन लोगों ने क्या किया कि जहां पर भी ये फ्यूडलिज्म खत्म हो चुका था, तो वो फ्यूडलिज्म में किंग का जो पहले स्टेटस था वो अब क्या चेंज हुआ था कि किंग ने क्या करना शुरू किया, पावरफुल न्यू स्टेट्स बनाने शुरू किए। वो ये जो नए राजा थे इनको हिस्टोरियंस न्यू मोनार्क्स कहते हैं, ठीक है। एक बार ये 11th से 14th सेंचुरी तक का एनसीईआरटी का ये है, जो ज्यादातर हमको कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीजें आ जाती हैं सीक्वेंस में करने के लिए, ये भी आप देख लीजिएगा। 1066 में नॉर्मन्स ने एंग्लो सेक्सन्स को डिफीट करके इंग्लैंड पे कब्जा किया, आधे आधे पार्ट में। 1100 में कैथेड्रल बनने शुरू हुए फ्रांस में। 1315 में फेमिन यूरोप में हुए हैं। 1347 से 50 ब्लैक डेथ का टाइम था, प्लेग का। 1338 में 100 इयर्स वॉर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। 1381 में पीजेंट्स रिवॉल्ट्स हुए थे बहुत ज्यादा। और ये जो न्यू मोनार्की फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड में किस टाइम पीरियड में आई थी, 1461, 74 और 85 में, ठीक है। तो अब वापस उसी पॉलिटिकल सिस्टम पे पहुंचते हैं। द किंग्स लाइक लुइस 11 इन फ्रांस, मैक्सिमिलियन इन ऑस्ट्रिया, हेनरी 7 इन इंग्लैंड, इजाबेला एंड फर्डिनेंड इन स्पेन। अब ये जो नए मोनार्क्स थे इन लोगों ने क्या किया था, अब उनके पास जो आर्मी आ रही थी वो पहले कहाँ से आती थी, वो पीजेंट्स की आती थी। हमने जो फ्यूडलिज्म का सिस्टम देखा वहां से आती थी। अब इन्होंने क्या किया कि उन्होंने तो अपना अलग क्लास, मर्चेंट क्लास और ये मिडिल क्लास बनाना शुरू कर दिया था। तो इन किंग्स ने भी अपनी स्टैंडिंग आर्मी ऑर्गेनाइज शुरू कर दी, मतलब परमानेंट आर्मी जिसको वो उसके बदले पैसे देते थे, और ये परमानेंट किंग के लिए काम करते थे, लॉर्ड्स उनको लाकर नहीं देता था। ये डायरेक्ट किसके कंट्रोल में थे, किंग के कंट्रोल में थे। और दूसरा नेशनल टैक्सेशन सिस्टम, कि अब पीजेंट्स के या लॉर्ड्स के थ्रू मुझे टैक्स नहीं मिलेगा, अब सभी के लिए एक ही टैक्स रहेगा। मेरी जितनी भी प्रजा है पूरे देश में, चाहे वो नॉबल्स है या फिर वो पीजेंट्स है या कोई भी हो, नेशनल टैक्सेशन लगाने की कोशिश की। स्पेन और फ्रांस ने में क्या चेंज हो रहा था, बिगिन टू प्ले अ रोल इन यूरोपियन एक्सपेंशन ओवरसीज। इन लोगों ने जो कॉलोनियलिज्म जो है, बाकी जगह पर अपने कॉलोनीज बनाना, इन लोगों ने ये स्टार्ट कर दी थी 15th सेंचुरी में। The monarchs dispensed with the system of feudal levies for their armies and initiated professionally trained infantry equipped with gun, siege artillery directly under their control. The resistance of the nobility collapsed in the face of military efficiency of the kings. अब nobility को क्या हुआ कि जहां से राजा को वो पहुंचा रहे थे नाइट्स और सर्विसेज वगैरह अपने पीजेंट्स के थ्रू, उनको अब राजा को उनकी जरूरत रही नहीं, वो अपना अलग से अब अपनी ट्रेंड आर्मी कर रहे हैं। तो नोबिलिटी को इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई कि हमारा जो पावर है वो खत्म हो रहा है।
तो लेकिन फिर भी उन्होंने रेजिस्ट तो किया, पर फिर भी जो राजा की जो मिलिट्री एफिशिएंसी थी उनकी वजह से उनको चुप होना पड़ा। The centralized power didn't establish easily without confrontation of aristocracies. अब इन्होंने क्या प्रॉब्लम की थी, जो बीच वाले जो नोबल क्लास थी, इन्होंने भी प्रॉब्लम तो की थी। सेंट्रलाइज पावर वो इजीली स्टेब्लिश नहीं हुई थी। ज्यादातर इन मोनार्क्स के लिए क्या क्वेश्चन इन लोगों ने खड़ा किया था नोबल्स ने, टैक्सेशन का, कि एक तो हमसे ये वाला जो पावर था हमारा कि हम तुमको नाइट्स देंगे सर्विस के बदले, वो छीन लिया। दूसरा टैक्सेशन का प्रॉब्लम हो रहा था कि वो देना नहीं चाहते थे, और पीजेंट्स और मिडिल क्लास था वो चाहता था कि इन पर भी टैक्स लगा जाए। तो इनको लेकर भी काफी खिंचातानी रही थी। जैसे इन्होंने भी रेबेलियंस वगैरह इंग्लैंड में हुए थे 1415 और इन सब टाइम पीरियड में। इन फ्रांस लुइस 11 had waged to a long struggle against dukes and princes. फ्रांस में भी लुइस 11 ने इन सब चीजों को झेला था कि जो प्रिंसेस और जो ड्यूक्स थे, नोबिलिटी क्लास थी, इन लोगों के स्ट्रगल को भी इन्होंने झेला था। द नोबिलिटी मैनेज द टैक्टिकल ट्रांसफर फ्रॉम बीइंग ओपोनेंट्स टू द न्यू रेजिम इनटू लॉयलिस्ट। और फिर नोबिलिटी ने अपना ओपोनेंट्स होने की बजाय नए रेजीम या लॉयलिस्ट के तरीके से राजा के लिए, मतलब मजिस्ट्रेट्स या इनके तरीके से काम करना ज्यादा स्वीकार कर लिया कि हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपके ओपोनेंट्स नहीं बनते हैं। तो फिर द किंग वॉज एट द सेंटर ऑफ एलोबरेट courteous सिस्टम एंड नेटवर्क ऑफ पैट्रन क्लाइंट मेंबरशिप। और इसके बाद ये पीसेंट्स के और उनके क्रश होने के बाद ये सिस्टम स्टैब्लिश हुआ कि नोबिलिटी और पीजेंट्स या मिडिल क्लास है वो दोनों ही किंग के लिए काम करने शुरू गए। अलग अलग से कैसे काम कर रहे थे? जो ये जो नोबिलिटी क्लास था, उन्होंने अपना नया उनके लिए लॉयलिस्ट के तरीके से या फिर उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स के तरीके से काम करना शुरू कर दिया। ऑल रूलर्स पावरफुल और वीक रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ दोज हु कुड कंट्रोल पावर विच कुड बी अरेंज्ड और एक्वायर्ड बाय वे ऑफ मनी। जैसे ये जो मिडिल क्लास थी, नोबिलिटी क्लास थी, जैसे इनको राजा की जरूरत थी और उनसे वो मिलिटरी एफिशिएंसी के कारण से दब रहे थे, वैसे राजा को भी उनकी जरूरत थी। किस लिए? कि उनका जो कंट्रोल है पावर का वो जो मेंटेन कर सके, मनी की जो कहीं से उनको टैक्स कहाँ से मिलेगा, मनी कहाँ से मिलेगा, तो ये सब चीजों के लिए राजा को भी अपनी इस जनता पे निर्भर रहना पड़ता था। और ये जो मनी का जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कौन कर रहा था? ये नोबल्स नहीं कर रहे थे, ये जो नया मिडिल क्लास आया था वो कर रहे थे। ये कौन थे? मर्चेंट्स और बैंकर्स एक्वायर्ड एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज दे कुड सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ मनी फॉर द किंग्स बाय लेंडिंग इट टू देम। तो इसी वजह से जैसे मर्चेंट और बैंकर्स मनी प्रोवाइड करते थे किंग, कर सकते थे किंग को, तो उन्हें रॉयल कोर्ट में भी इजीली से एंट्री मिल गई थी जो पहले कभी नहीं होती थी। किंग्स दस मेड वे फॉर नॉन फ्यूडल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द स्टेट स्कीम। और इस तरीके से जो नोबल्स थे, ये नोबल्स के साथ साथ ये जो नॉन फ्यूडल लोग थे, मर्चेंट बैंकर्स, इनको भी रास्ता मिल गया था पॉलिटिक्स में अपना पैर जमाने का, मतलब वहां पर अपनी पावर बनाने का। तो उसके बाद जो फ्रांस और इंग्लैंड की हिस्ट्री थी वो इन पावर जो स्ट्रक्चर चेंज हो गया था इससे काफी प्रभावित हुई थी। In the reign of child King Louis XIII of France, in 1614, a meeting was held for the French Consultative Assembly known as the States General. जो फ्रांस में जो मीटिंग होती थी इन सभी लोगों की, ये सारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, फ्रेंच कंसल्टेटिव असेंबली था, इसको एस्टेट्स जनरल कहते थे। और ये एस्टेट जनरल कौन होते थे? 3 एस्टेट्स के लोग होते थे, मतलब नोबल क्लास के, क्लर्जी क्लास के, और वो जो मिडिल और पीजेंट्स क्लास के। तो ये सारे इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे वो इस असेंबली में गैदर होते थे, और उसके बाद से सारी चीजें क्या राज्य में होना है वो ली जाती थी। ठीक है। आफ्टर दिस इट वाज नॉट समवन अगेन फॉर nearly 2 centuries till 1789। फ्रांस लुइस ने 1614 में ये मीटिंग बुलाई थी, और उसके बाद 2 सेंचुरीज तक, मतलब 1789 तक दोबारा नहीं बुलाई, क्योंकि अब ये जो मिडिल क्लास है और नोबल क्लास है, ये सब लोगों को भी पावर का मिल गया है, उनको भी पॉलिटिकल उनका पावर है, लेकिन राजा जो था वो अपना पावर इन सभी ऑर्डर्स के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। वो एक तरीके से ये एब्सोल्यूट मोनार्की के, मैं जो कहूंगा वो खाली ऑर्डर देता था और वही चीजें होने शुरू हो जाती थी। वहां पर वो लोगों को इकट्ठा करेगा तो सारे के सारे अपनी राय देंगे और उसके खिलाफ विद्रोह भी कर सकते कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम इंग्लैंड में हो रहा था कि एंग्लो सेक्सन जो नॉर्मन जो कॉन्क्वेस्ट था वो पूरे इंग्लैंड पे नहीं था, एंग्लो सेक्सन्स अभी भी थे नॉर्दर्न पार्ट में कहीं पर। तो उनका एक काउंसिल होता था, ग्रेट काउंसिल, जिसमें यही काउंसिल बाद में पार्लियामेंट
के तरीके से नाम से उभरी इंग्लैंड में। इसमें दो हाउस होते थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब जो नोबल क्लास सारे के सारे इकट्ठे होते थे जहां पर, और हाउस ऑफ कॉमन्स जहां पर जो ये मिडिल या लोअर क्लास जो सारा था उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे। अब जो इंग्लैंड का किंग था, किंग चार्ल्स फर्स्ट, 11 ईयर्स तक उन्होंने विदाउट कॉलिंग पार्लियामेंट उन्होंने रूल किया। पार्लियामेंट को 11 साल तक बुलाया ही नहीं। लेकिन जब उसको फिर से मनी की प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वॉरफेयर वगैरह चलता रहता था और ऊपर से इकोनॉमिक क्राइसिस जो हो रहे थे, तो ये जो मिडिल क्लास से उनको मनी चाहिए था, उन्होंने फोर्स किया कि आपको मिलेगा तब जब आप पार्लियामेंट बुलाएंगे। उन्होंने बुलाया और फिर वहां पर प्रॉब्लम हुई, तो पार्लियामेंट के एक सेक्शन ने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और उनको मार दिया, एग्जीक्यूटेड हिम एंड एस्टेब्लिश्ड रिपब्लिक। अब ये मोनार्की से हटा के उन लोगों ने रिपब्लिक स्टैब्लिश किया, लेकिन ज्यादा दिन चला नहीं और मोनार्की वापस से रिस्टोर हो गया, जो एक कंडीशन पे था कि पार्लियामेंट रेगुलरली बुलाई जाती रहे। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंग्लैंड की जो इंग्लिश रेवोल्यूशन, ये सब उसकी हिस्ट्री ये एक अलग आता है। ये थ्री ऑर्डर्स के पार्ट में आता आता है, क्योंकि थ्री ऑर्डर्स कैसे खत्म हुए थे यहाँ आता है। ठीक है, तो नया चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें ये ज्यादा चीजें डिस्क्राइब हो सकती हैं। तो फ्रांस में जो अब गवर्नमेंट है वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट है, जबकि इंग्लैंड में मोनार्की है। दोनों में फ्यूडलिज्म था, दोनों की सिचुएशन एक तरीके से निकली थी, लेकिन बाद की जो हिस्ट्री थी वो दोनों की अलग डायरेक्शन में रही थी, तो 17वीं सेंचुरी के बाद से, इसलिए दोनों की हालात अभी भी अलग अलग है। ठीक है, फ्रांस और ये सब का शायद 9th क्लास में इसमें है चैप्टर में। तो आज का ये जो थ्री ऑर्डर्स का पार्ट था वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। आज के लिए बस खत्म। यहाँ पर इस पार्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगी। नेक्स्ट में हम 7th चैप्टर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छी लगती है तो कमेंट्स में लिखिए कैसा है, कुछ कमी है, कुछ अच्छा है, या फिर कोई चीज नहीं समझ में आती है। और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिना सब्सक्राइब कीजिए प्लीज मत जाया कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सब्सक्राइब कीजिए, बाय।